नमस्कार मेरे आत्मीय मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी भूगोल के उद्देश्य, यानी कि एम और पर्पज ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। जिसमें हमने देखा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन करता है, भूगोल स्थानिक संबंधों का अध्ययन करता है, और भी हमने विभिन्न प्रकार की उसके उद्देश्यों को देखा था, ठीक है दोस्तों। तो आज हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध, यानी रिलेशनशिप ऑफ ज्योग्राफी विद अदर साइंसेस, ठीक है दोस्तों। जो पीडीएफ है आपका, पिछले 4 वीडियो से संबंधित जो पीडीएफ है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके 4 जो पिछले वाले वीडियो थे उनके पीडीएफ और इस वीडियो का पीडीएफ भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध, ठीक है दोस्तों। भूगोल एक अंतर विषयी विज्ञान है, यानी कि इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस है। इसका हमने अर्थ पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। इसका मतलब होता है कि भूगोल उन सभी विज्ञानों से संबंधित है जो मानव को प्रभावित करते हैं, ठीक है। यानी कि भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो सभी विज्ञानों से कुछ ना कुछ ले लेता है, ठीक है। जो सामान्यतः सभी प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले तथ्यों और घटनाओं से संबंधित है। आपके विज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, एक आपके प्राकृतिक विज्ञान होते हैं और एक सामाजिक विज्ञान होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक विज्ञान वे होते हैं जिनके नियम निर्धारित होते हैं, यानी कि जो नियम है वो निर्धारित होते हैं, जैसे आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, ये आपका प्राकृतिक विज्ञान से ही संबंधित है। जैसे आपका गणित है, विज्ञान है, जिसमें आपका जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब प्राकृतिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान का संबंध मानव से होता है, यानी कि मानव ने प्रकृति के साथ क्रिया करके जो भी कुछ बनाया है, जो सामाजिक पर्यावरण बनाया है, वो सब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे आपका ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ये आपके सभी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ही प्रकार के विज्ञानों के जो तथ्य हैं और जो घटनाएं हैं, ठीक है, वे सभी तथ्य और घटनाओं के स्थानिक वितरण के संदर्भ में अध्ययन और विश्लेषण प्रस्तुत करता है। कौन? भूगोल, ठीक है। यानी कि चाहे प्राकृतिक विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान हो, उनके तथ्यों को लेकर के उनका स्थानिक वितरण के संदर्भ में अध्ययन करता है और उसका विश्लेषण करता है तथा निष्कर्ष निकालता है। जैसा आपको पता है कि भूगोल एक स्थानिक वितरण वाला विज्ञान है, यानी कि सभी तत्वों का वो विश्व के अलग अलग भागों के संदर्भ में उनका क्षेत्रीय संदर्भ के वितरण से संबंधित अध्ययन प्रस्तुत करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। विश्व में घटित होने वाली सभी घटनाएं कहीं ना कहीं पृथ्वी के तल से संबंधित होती हैं, यानी कि जो पूरे विश्व में घटनाएं घटित हो रही होती हैं वो किसी न किसी स्थान विशेष पे घटित होती हैं। प्रत्येक तत्व, चाहे वह प्राकृतिक हो यानी कि भौतिक या मानवीय, उसकी स्थिति भी धरातल पर ही पाई जाती है। यानी कि कोई भी घटना घटित होगी तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी के किसी न किसी भाग पे घटित होगी, यानी कि पृथ्वी के तल पर ही घटित होगी, यानी भूतल पर, ठीक है। और आपको पता है कि भूतल के अंतर्गत 3 चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। ज्ञातव्य है कि भूतल के अध्ययन पर भूगोल का एकाधिकार है, यानी और कोई विज्ञान भूतल का अध्ययन नहीं करता, केवल भूगोल ही एक ऐसा विज्ञान है, ठीक है। क्योंकि भूतल पर तत्वों के वितरण का विश्लेषण केवल भूगोल ही करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इस प्रकार भूगोल का संबंध सभी विज्ञानों से है, चाहे वह शुद्ध प्राकृतिक विज्ञान हो अथवा मानवीय या अंतर विषयी विज्ञान के रूप में भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित पक्षों एवं तत्वों का अध्ययन तत्व संबंधी विज्ञान यानी प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों में भी होता है, ठीक है। भूगोलवेत्ता, एक जो ज्योग्राफर होता है, वह स्थानिक विश्लेषण हेतु अन्य विज्ञानों में व्यवहारत सिद्धांतों, नियमों, मॉडलों, तकनीकों आदि का प्रश्रय लेता है, ठीक है। इसी प्रकार विभिन्न भौतिक और सामाजिक विज्ञानों में भी सामाजिक विज्ञानी भी
अवस्थिति और पर्यावरणीय प्रभावों को जानने के लिए भूगोल से सहायता प्राप्त करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि भूगोल अन्य विज्ञानों से सहायता प्राप्त करता है और जो अन्य विज्ञान है वो भूगोल से सहायता प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। आपको पता है कि भौतिक विज्ञान भी है और मानवीय विज्ञान है। तो सबसे पहले देख लेते हैं भूगोल का भौतिक विज्ञानों से संबंध, यानी रिलेशनशिप ऑफ जियोग्राफी विद फिजिकल साइंसेस। ठीक है, इसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान का मतलब है आपके प्राकृतिक विज्ञानों से। ठीक है, भौतिक विज्ञान का संबंध आपके प्राकृतिक विज्ञानों से है। और प्राकृतिक विज्ञान आपको बताया जिनके नियम फिक्स होते हैं, यानी कि जिसका जो आंसर होता है वो एक ही होता है। जैसे भूगोल और गणित, गणित भी आपका भौतिक विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान है, मैथमेटिक्स। भूगोल में किसी प्रदेश की अवस्थिति और ज्यामितीय स्थिति यानी कि जियोमेट्रिकल सिचुएशन को अक्षांश और देशांतरों के द्वारा प्रकट किया जाता है, जिनकी माप अंश, मिनट और सेकंड में की जाती है। और आपको पता है अंश, मिनट और सेकंड ये गणितीय विधियां हैं। ठीक है, यानी इनकी गणना गणितीय द्वारा की जाती है। मानचित्रों के प्रदर्शन हेतु प्रक्षेप की आवश्यकता होती है, जिनका निर्माण गणितीय सूत्रों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, भूगोल की प्रायः सभी शाखाओं में, विशेष रूप से भौतिक भूगोल की शाखाओं में, तथ्यों के विश्लेषण में गणितीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ सेवा केंद्रों या नगरों के अवस्थितिक विश्लेषण यानी कि उनकी स्थितियों को जानने के लिए, नगरीय प्रभाव को जानने के लिए यानी कि क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए, कार्यात्मक वर्गीकरण आदि में भी गणितीय विधियों एवं सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार भूगोल और गणित का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ठीक है, यानी कि भूगोल में आपको पता है कि प्रैक्टिकल आता है, यानी कि आपकी जो टेक्निक्स हैं वो आती हैं, जिसमें हम सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करते हैं। और सांख्यिकीय विधियों में किसका प्रयोग होता है, तो गणित का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो अतः भूगोल और गणित एक दूसरे से संबंधित हैं। और दूसरा है आपका भूगोल और खगोल विज्ञान, यानी जियोग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, खगोल विज्ञान में आकाशीय पिंडों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, भूतल की घटनाओं और तत्वों पर आकाशीय पिंडों जैसे सूर्य, चंद्रमा, धूमकेतु, पुच्छल तारा आदि का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से तो पड़ता ही है। इसलिए भूगोल में सौरमंडल, सूर्य का अपने आभासी पथ पर गमन, पृथ्वी की दैनिक गति और वार्षिक गतियाँ तथा उनके परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों जैसे दिन, रात और ऋतु परिवर्तन, चंद्र कलाओं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इन तत्वों और घटनाओं का मौलिक अध्ययन खगोल विज्ञान में किया जाता है। यानी कि खगोल विज्ञान में तो मौलिक रूप से ही सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इन घटनाओं से जो मानव पर प्रभाव पड़ता है उनका अध्ययन हम भूगोल में करते हैं। अतः भूगोल और खगोल विज्ञान का आपस में संबंध होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका भूगोल और भूविज्ञान। यहाँ आप देखते चलिए कि प्राकृतिक विज्ञान कौन कौन से हैं। गणित भी प्राकृतिक विज्ञान है या भौतिक विज्ञान है, आपका खगोल विज्ञान भी है और भूविज्ञान भी आपका प्राकृतिक या भौतिक विज्ञान ही होता है। ठीक है, विज्ञान पृथ्वी के संगठन, संरचना, इतिहास के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, जो आपका भूविज्ञान है, यहाँ पे भू होगा आपका, जो भूविज्ञान है वो पृथ्वी के संगठन, उसकी संरचना, इतिहास के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। इसके अंतर्गत यानी कि भूविज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी के संगठक पदार्थों यानी कि किन चीज़ों से मिलकर पृथ्वी बनी हुई है, भूतल पर क्रियाशील शक्तियों तथा उनसे उत्पन्न संरचनाओं, भूपटल की शैलों की संरचना, वितरण, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक कालों आदि का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। किसके अंतर्गत, भूविज्ञान में। ठीक है, भूविज्ञान के अंतर्गत खनन विज्ञान यानी मिनरोलॉजी, मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी, संरचनात्मक भूविज्ञान यानी स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, ठीक है, यानी कि फिजियोजियोग्राफी या जियोमॉर्फोलॉजी। इसके साथ साथ स्तरित शैल विज्ञान यानी स्ट्रैटिजिग्राफी, जीवाश्म विज्ञान यानी कि पैलियोन्टोलॉजी, यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जीवों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो पैलियोन्टोलॉजी में किया जाता है।
पूरा भूभूगोल यानी पैलियो जियोग्राफी आदि विज्ञान सम्मिलित किए जाते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं? भूविज्ञान के अंतर्गत। इनके विषय तत्व हैं जैसे शैल तथा खनिज, मृदा, भूकंप, ज्वालामुखी, स्थल रूप, पर्वत निर्माण क्रिया आदि का अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है। ठीक है। भूगोल में स्थल रूपों के विश्लेषण में भूविज्ञान के सिद्धांतों तथा साक्ष्यों का सहारा लिया जाता है। इस प्रकार भौतिक भूगोल विशेषतः भू-आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी का भूविज्ञान से अत्यंत घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है। इसके बाद है भूगोल और मौसम विज्ञान यानी कि जियोग्राफी एंड मेट्रोलॉजी, यानी कि मौसम विज्ञान भी आपका भौतिक विज्ञान ही है। भूतल को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों में जलवायु सर्वाधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है। भौगोलिक कारक आपको पता है कि जो मानव को प्रभावित करते हैं वो सभी भौगोलिक कारक या भौगोलिक तत्व होते हैं, तो उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? तो जलवायु का पड़ता है। ठीक है। मौसम विज्ञान वायुमंडल विशेषतः उसमें घटित होने वाले भौतिक प्रक्रमों तथा उससे संबंध स्थलमंडल और जलमंडल के विविध प्रक्रमों का अध्ययन करता है। कौन? मौसम विज्ञान। कहने का मतलब है कि वायुमंडल में जो परिवर्तन होते हैं उसका प्रभाव स्थलमंडल और जलमंडल पर किस प्रकार पड़ता है, वो किस में अध्ययन किया जाता है? मौसम विज्ञान में। ठीक है। और मौसम विज्ञान के अंतर्गत वायुदाब, तापमान, पवन, आर्द्रता, वर्षण, मेघाच्छादन, सूर्य प्रकाश आदि का अध्ययन किया जाता है। मौसम विज्ञान के इन तत्वों का विश्लेषण भूगोल में भी किया जाता है। इन जलवायविक तत्वों का प्रभाव किसी प्रदेश के मनुष्यों के भोजन, वस्त्र, आश्रय, व्यवसाय, पोशाक, संस्कृति आदि सांस्कृतिक तथ्यों तथा प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतुओं पर भी पड़ता है, क्योंकि ये सब आपके कौन से हैं? जलवायु के तत्व हैं आपके। और इन जलवायु तत्वों का किसी भी प्रदेश के मनुष्यों के इन सभी प्रकार के रहन सहन पर भी पड़ता है। ठीक है। अतः भौगोलिक अध्ययनों में मौसम विज्ञान के तत्वों या जलवायु तत्वों का विश्लेषण भौगोलिक पृष्ठभूमि के रूप में ही किया जाता है। ठीक है। तो भौतिक भूगोल की एक शाखा जलवायु विज्ञान है, मौसम विज्ञान है के तत्वों का ही स्थानिक अध्ययन है। इस प्रकार भूगोल का मौसम विज्ञान से घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है। इसके बाद इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में भूगोल और उसका विज्ञानों से अन्य विज्ञानों से संबंध को दिखाया गया है। ज्योग्राफी, ठीक है, बायोजियोग्राफी और बायोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और मेट्रोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी और जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड कार्टोग्राफी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी और एंथोलॉजी, सोशोलॉजी और सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अन्य विज्ञानों का संबंध भूगोल से है, यानी कि भूगोल और अन्य विज्ञान विशेष रूप से अंतर संबंधित है, यानी अंतर विषयी विज्ञान है। ठीक है। अगला है आपका भूगोल और जल विज्ञान। ठीक है। जल विज्ञान भी यानी कि आपका प्राकृतिक विज्ञान है या भौतिक विज्ञान ही होता है। जल विज्ञान पृथ्वी पर स्थित जल, चाहे वो धरातलीय जल हो या भूमिगत जल हो, के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है। इसके अंतर्गत जल के भौतिक तथा रासायनिक गुणों, उसकी उत्पत्ति, उसका वितरण, संचरण आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही इसमें जल के अन्वेषण, प्रयोग, नियंत्रण, संरक्षण का भी अध्ययन समाहित होता है। ठीक है। महासागरीय तत्वों के स्थानिक वितरण का अध्ययन भूगोल की एक प्रमुख शाखा समुद्र विज्ञान में भी किया जाता है, यानी कि वहाँ उन्होंने जल विज्ञान की बात की और यहाँ पे उन्होंने समुद्र विज्ञान की बात की। ठीक है। समुद्र विज्ञान में महासागरीय जल के तापमान, घनत्व, लवणता, सागरीय लहरें, धाराएं आदि का अध्ययन सम्मिलित होता है। अतः मानव जीवन में जलाशयों का महत्व सर्वोपरि है, क्योंकि पीने से लेकर पशुओं के पीने, फसलों की सिंचाई करने, कारखानों में जलापूर्ति, जल शक्ति, जल परिवहन, मत्स्य सकेट आदि विभिन्न रूपों में जल आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी होता है। अतः जल विज्ञान और भूगोल का घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है। इसके बाद है भूगोल और मृदा विज्ञान, यानी कि मृदा विज्ञान भी आपका भौतिक विज्ञान ही होता है, यानी ज्योग्राफी एंड पेडोलॉजी।
मृदा विज्ञान यानी कि पेडोलॉजी या सॉइल साइंस मिट्टी के निर्माण, संरचना और विशेषताओं का वैज्ञानिक वर्णन करता है या अध्ययन करता है। सभी प्रकार की वनस्पतियां मिट्टी में उगती हैं, यानी कि बिना मिट्टी के तो वनस्पति हो ही नहीं सकती, अतः कृषि का आधार मिट्टी ही है। शाकाहारी जीव या पशु वनस्पतियों को खाते हैं। इस प्रकार शाकाहारी मनुष्यों को प्रत्यक्ष रूप से और मांसाहारी मनुष्यों को परोक्ष रूप से भोजन मिट्टी से ही प्राप्त होता है। यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनको भोजन किसी न किसी रूप में वनस्पतियों से ही प्राप्त होता है और वनस्पतियों का विकास मिट्टी पर ही होता है। ठीक है। इसके साथ ही अनेक औद्योगिक खाद्यान्न, तिलहन आदि फसलें मिट्टी में ही उगाई जाती हैं। मिट्टी की संरचना तथा उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के अनुसार उसकी उर्वरता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। ठीक है। कृत्रिम उर्वरकों का प्रयोग सस्यावर्तन का मतलब होता है फसलों का फेरबदल करना, सिंचाई की व्यवस्था आदि से मिट्टी की उत्पादकता में वृद्धि करने या उसकी उर्वरता को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। भूतल पर मिट्टियों के वितरण का अध्ययन मृदा भूगोल, यानी कि भूतल पर जो मिट्टियों का वितरण है वो मृदा भूगोल में किया जाता है, के अंतर्गत किया जाता है। अतः मिट्टी का अध्ययन कृषि भूगोल में भी महत्वपूर्ण विषय रखता है। यानी कि मिट्टियों का अध्ययन भूगोल में किया जाता है और फसलों का अध्ययन कृषि भूगोल के अंतर्गत भी किया जाता है। अतः भूगोल और मृदा भूगोल का या मृदा विज्ञान का घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है। इसके बाद अगला है आपका भूगोल और वनस्पति विज्ञान, यानी कि वनस्पति विज्ञान भी आपका भौतिक विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान है। जियोग्राफी एंड बॉटनी, पेड़ पौधों यानी वनस्पतियों का मानव जीवन से गहरा संबंध है। ठीक है। वनस्पति विज्ञान पादप जीवन यानी प्लांट लाइफ और उसके संपूर्ण विश्व रूपों का वैज्ञानिक वर्णन प्रस्तुत करता है। प्राकृतिक वनस्पतियों के स्थानिक वितरण और विशेषताओं का विश्लेषण भौतिक भूगोल की शाखा जैव भूगोल यानी कि बायोजियोग्राफी और उपशाखा वनस्पति या पादप भूगोल यानी प्लांट ज्योग्राफी में भी किया जाता है। ठीक है। अतः वनस्पति भूगोल के अंतर्गत भूतल पर भौगोलिक पर्यावरण के अनुसार पौधों के विकास तथा उनके वितरण प्रतिरूपों का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। अतः वनस्पतिक गुणों के अध्ययन में वनस्पति विज्ञान से पर्याप्त सहायता मिलती है। अतः वनस्पति विज्ञान और भूगोल घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। ठीक है। इसके बाद अगला है आपका भूगोल और जंतु विज्ञान यानी ज्योग्राफी और जूलॉजी। जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान समस्त प्रकार के प्राणी जीवन की संरचना, उनका वर्गीकरण तथा कार्यों का वैज्ञानिक अध्ययन। मनुष्य के लिए जंतु जगत और पशु संसाधन यानी कि एनिमल रिसोर्सेस का अधिक महत्व है। पशु मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। मनुष्य को पशुओं से अनेक उपयोगी पदार्थ जैसे दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि प्राप्त होते हैं। और कुछ पशुओं का प्रयोग सामान ढोने और परिवहन या सवारी करने के लिए भी किया जाता है, जैसे आपकी बैलगाड़ी, तांगा गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। जैव भूगोल की एक उपशाखा जंतु भूगोल है, यानी कि जैव भूगोल की आपकी दो शाखाएं हैं। जब हमने भूगोल की शाखाएं और उपशाखाएं बताई थी तो हमने बताया था कि जैव भूगोल की दो शाखाएं हैं, पादप भूगोल और जंतु भूगोल। ठीक है। जिसमें जंतु भूगोल में विभिन्न प्राणियों के स्थानिक वितरण और विशेषताओं का विश्लेषण किया जाता है। मानव जीवन के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में पशु जगत का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण इसको भौगोलिक अध्ययनों में भी विशिष्ट स्थान प्राप्त है। अतः जंतु भूगोल और जंतु विज्ञान एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है। तो ये तो थे आपके सभी प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन सम्मिलित हैं, जैसे गणित है, बॉटनी शामिल है, जूलॉजी शामिल है, आपकी प्लांट ज्योग्राफी शामिल है, यानी कि बॉटनी है और प्लांट ज्योग्राफी अलग है। ठीक है। तो इसी के साथ आपका जूलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, ये सभी प्राकृतिक विज्ञान है। अब हम बात करते हैं भूगोल का और सामाजिक विज्ञानों का संबंध। अब देख लेंगे आप सामाजिक विज्ञान कौन कौन से हैं। रिलेशनशिप ऑफ ज्योग्राफी विद सोशल साइंसेस, इसमें भी देख लेते हैं हम।
तो भूगोल और मानव विज्ञान यानी ज्योग्राफी एंड एंथ्रोपोलॉजी। मानव विज्ञान, देखिए यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और मिल गया कि मानव का अध्ययन किस में किया जाता है, तो एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। मानव विज्ञान प्राणियों तथा समाज के सदस्यों के रूप में मानव जाति का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, इसके अंतर्गत मानव जातियों का उद्भव यानी उत्पत्ति कैसे हुई, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसा हुआ, उसका वितरण, उसकी कार्यकुशलता, सामाजिक प्रथाएं, धर्म, भाषा आदि सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, यानी एक चीज़ और निकल के आ रही है आपकी कि आपका जो सांस्कृतिक पक्ष है उसमें किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, तो उत्पत्ति मानव की, उसका विकास, वितरण, कार्यकुशलता, सामाजिक प्रथाएं, धर्म, भाषा आदि पक्षों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली भिन्न भिन्न मानव प्रजातियों के उद्भव, देखिए ये आपकी मानव जातियाँ थी, ये आपकी प्रजातियाँ हैं। ठीक है, तो प्रजातियों का उद्भव, विकास, शारीरिक लक्षण, उनका स्थानिक वितरण आदि का विश्लेषण मानव भूगोल की उपशाखा सामाजिक भूगोल व सांस्कृतिक भूगोल और प्रजाति भूगोल में भी किया जाता है। अतः भूगोल और सामाजिक या मानव विज्ञान एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। भूगोल और अर्थशास्त्र, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, भोजन, वस्त्र, आश्रय यानी कि आपका जहाँ पे रहता है कोई जीव उसे आश्रय कहते हैं। मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, यानी कि भोजन, कपड़ा, मकान मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। हालांकि आज फ़ोन भी मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता में ही आने लगा है, क्योंकि इसके बगैर जीवन अधूरा सा लगने लगा है, जो किसी भी देश, काल या परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होती हैं। ठीक है, लेकिन इनके बगैर यानी भोजन, कपड़ा और मकान के बगैर तो इंसान रह ही नहीं सकता है। ये चाहे कोई भी परिस्थिति हो, सभी में ये आवश्यक ही होते हैं। इसके साथ ही मानव समूह की अन्योन्य सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और आदि आवश्यकताएं भी होती हैं, जो बहुत कुछ अर्थव्यवस्था पर आधारित होती हैं। अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना अर्थशास्त्र का मूल विषय है, यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना अर्थशास्त्र का मूल विषय है। किसी स्थान, क्षेत्र, जन समुदाय के समस्त जीविका स्रोत, आर्थिक संसाधनों के प्रबंधन, संगठन, प्रशासन को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जीविका का मतलब है कि मनुष्य जब पैदा होता है तो वो पेट के साथ ही पैदा होता है, अर्थात उसे भूख भी लगती है और मनुष्य अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ आर्थिक क्रियाएं करता ही करता है। ठीक है, तो इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। आगे देखते हैं, विविध आर्थिक पक्षों का स्थानिक अध्ययन भूगोल की एक विशिष्ट शाखा आर्थिक भूगोल में भी किया जाता है। ठीक है, जो अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है उनका स्थानिक वितरण के रूप में आप आर्थिक भूगोल में भी अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के वितरण प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत यानी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जल, मृदा, जैव तत्व, खनिज, ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधनों, आखेट, पशुपालन, कृषि, खनन, विनिर्माण, उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि आर्थिक क्रियाओं तथा अन्य आर्थिक पक्षों एवं संगठनों के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। अतः अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांत, नियम, संकल्पनाओं का प्रयोग आर्थिक भूगोल और इसकी उपशाखाओं में भी किया जाता है। अर्थात इसका अर्थ है कि भूगोल और अर्थशास्त्र का घनिष्ठ संबंध होता है। इसके बाद अगला है आपका भूगोल और समाजशास्त्र, ज्योग्राफी एंड सोशोलॉजी। समाजशास्त्र मनुष्यों के सामाजिक जीवन, व्यवहार तथा सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, जिसमें मानव समाज की उत्पत्ति, विकास, संरचना, सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन सम्मिलित होता है। ठीक है, समाजशास्त्र मानव समाज की विकास प्रवृत्ति, नियमों की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। समस्त मानव समाज अनेक वर्गों, समूहों तथा समुदायों में विभक्त है, जिसके अपने अपने रीति रिवाज हैं, प्रथाएं, परंपराएं तथा नियम होते हैं। ठीक है, जिन पर भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव निश्चित रूप से पाया जाता है। ठीक है, अतः समाजशास्त्रीय अध्ययनों में भौगोलिक ज्ञान आवश्यक होता है। मानव भूगोल में विभिन्न प्रदेशों के मानव समाजों का अध्ययन एक प्रमुख विषय है।
ठीक है। सामाजिक भूगोल, एक ये भूगोल की शाखा है सामाजिक भूगोल, यानी कि जो चीज़ें समाजशास्त्र में अध्ययन की जा रही हैं वही आप सामाजिक भूगोल में भी अध्ययन करते हैं। जो कि सामाजिक भूगोल जो कि मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें पर्यावरण के संबंध में मनुष्य के विभिन्न सामाजिक पक्षों के क्षेत्रीय व्यवस्थापन का अध्ययन किया जाता है। अतः सामाजिक भूगोल और समाजशास्त्र एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका भूगोल और इतिहास, इसमें भी देख लेते हैं। मानव भूगोल मानव सभ्यता के इतिहास तथा मानव समाज के विकास का अध्ययन भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में करता है। किसी भी देश या प्रदेश के इतिहास पर वहाँ के भौगोलिक पर्यावरण तथा परिस्थितियों का गहरा प्रभाव होता है, ठीक है। प्राकृतिक तथा मानवीय पर्यावरण में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही किसी देश के इतिहास का निर्माण होता है। इतिहास का मतलब क्या है? किसी भी तत्व का क्रमिक विकास का अध्ययन करना, ठीक है। तो जो आज है वो कल इतिहास हो जाएगा, और ये सभी आज जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो भौगोलिक कारकों के परिप्रेक्ष्य में ही घटित हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतिहास का संबंध भूगोल से कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। जब किसी मानवीय या सांस्कृतिक तथ्यों का विश्लेषण विकासात्मक दृष्टिकोण से करते हैं तब मनुष्य और पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का स्पष्टीकरण हो जाता है, ठीक है। किसी भी प्रदेश में जनसंख्या, कृषि, पशुपालन, खनन, उद्योग, धंधे, परिवहन के साधन, व्यापारिक व वाणिज्य संस्थाओं आदि के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन मानव भूगोल में भी किया जाता है, जिसके लिए उपयुक्त साक्ष्य और प्रमाण इतिहास से ही प्राप्त होते हैं। ऐतिहासिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण स्थानिक भौगोलिक संदर्भ में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका भूगोल और राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु शासन व्यवस्था है, ठीक है। जैसे भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? स्पेस, यानी कि स्थान या क्षेत्र। उसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? शासन व्यवस्था। इसमें विभिन्न राष्ट्रों या राज्यों की शासन प्रणालियों, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों आदि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार राजनीतिक भूगोल जो कि मानव भूगोल की एक शाखा है, जिसमें राजनीतिक रूप से संगठित क्षेत्रों यानी कि राष्ट्रों या देशों की सीमा, विस्तार, उनके विभिन्न संगठकों यानी घटकों, उपविभागों, शासित भूभागों, संसाधनों, आंतरिक तथा विदेशी राजनीतिक संबंधों आदि का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। मानव भूगोल की एक अन्य शाखा है भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स भी। इसके अंतर्गत भूतल के विभिन्न प्रदेशों की राजनीति प्रणाली, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भौगोलिक कारकों के प्रभाव की व्याख्या करता है, ठीक है। यानी कि दो देशों के मध्य जो संबंध है उन पर भौगोलिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन हम किस में करते हैं? भू राजनीति में करते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक भूगोल और राजनीतिक विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। इसके बाद अगला है आपका भूगोल और सैन्य विज्ञान, यानी कि सैन्य विज्ञान के अंतर्गत राष्ट्र, देशों की सीमाओं, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों, जनशक्ति, सुरक्षा आदि से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इसमें सामरिक स्थल की भौगोलिक दशाओं के अध्ययन का विशेष महत्व होता है। युद्ध के मोर्चों के निर्धारण के लिए संबंधित क्षेत्र की भौगोलिक दशाओं, स्थिति, उच्चावच, जलवायु, जलाशय, वनभूमि आदि का सम्यक ज्ञान आवश्यक होता है, और इसके लिए भौगोलिक मानचित्रों की आवश्यकता होती है। यानी कि एक जो सैनिक होता है अगर उसे युद्ध से संबंधित रणनीति बनानी है तो उसे भूगोल यानी कि भौगोलिक मानचित्रों की आवश्यकता होती है, यानी उसको इसका मानचित्रों का ज्ञान होना चाहिए। इन सभी तथ्यों के अध्ययन मानव भूगोल की एक उपशाखा सैन्य भूगोल यानी मिलिट्री ज्योग्राफी में भी किया जाता है। स्थलाकृतिक मानचित्रों जैसे टोपोग्राफिकल मैप्स और शीट्स का प्रयोग दोनों विषयों में समान रूप से किया जाता है। इस प्रकार दोनों विषयों के अध्ययन क्षेत्र और अध्ययन विधि में समानता को देखते हुए दोनों विषयों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है, ठीक है। इसके बाद भूगोल और जनसांख्यिकी यानी जनांकिकी यानी ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी। जनांकिकी या जनसांख्यिकी के अंतर्गत जनसंख्या के आकार,
उसकी संरचना, विकास आदि का परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव अध्ययन किया जाता है। इसमें जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के एकत्रीकरण, वर्गीकरण, मूल्यांकन, विश्लेषण, प्रक्षेपण के साथ ही जनांकिकी प्रतिरूपों और प्रक्रियाओं का भी व्याख्या की जाती है। मानव भूगोल और उपशाखा जनसंख्या भूगोल, ठीक है, वो आपका जनांकिकी था यानी डेमोग्राफी था, ये आपका जनसंख्या भूगोल है। भौगोलिक पर्यावरण के संबंध में जनांकिकी यानी जनसांख्यिकी प्रक्रमों तथा प्रतिरूपों जैसे जनसंख्या वितरण, संगठन, विकास, उसका स्थानांतरण आदि में पाई जाने वाली क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें? जनसंख्या भूगोल में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने बात की भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध, इसीलिए भूगोल को अंतर्विषयीय विज्ञान यानी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहा जाता है, जिसमें हमने देखा कि भूगोल का भौतिक विज्ञानों से संबंध और भूगोल का सामाजिक विज्ञानों से संबंध। ठीक है दोस्तों इस वीडियो से संबंधित और जो पिछले 4 वीडियो हैं उनसे संबंधित जो PDF है, मैं आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, जहां से आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।